हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होकर आज की 20 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर हम चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का करने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि एक आसान चैप्टर है। यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होती है आपकी। एंड यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं बहुत ही आसान से होने वाले हैं। आपको बता दूँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स एक्सेस करने हैं तो आप हमारे इंग्लिश वर्ड ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ जाके आप फिजिक्स क्लास 12th नोट्स वाले कोर्स के अंदर जाके इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। और आईफोन यूजर्स के लिए वेबसाइट पे काम चल रहा है। जैसे ही वेबसाइट हमारी लॉन्च हो जाती है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। तो एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों यूजर्स वहाँ पे वेबसाइट पे जाके भी इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी स्टेप है ये सब जो प्रोसीजर है। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके फॉलो कर लो, डीएम कर सकते हो। वहाँ पे आपको मेरी लाइफ की इंसाइट्स मिलती रहती है कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे हम अपडेट्स, पोल्स और लेटेस्ट न्यूज़ अपने चैनल से रिलेटेड डालते रहते हैं कि भाई अब क्या आने वाला है, या फिर कोई वीडियो सजेशंस आपसे मांगनी हो तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू गाइस, चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में। बहुत ही आसान है कि भाई एक लाइट है, किसी भी एक मैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, है ना। एक मेटल सरफेस है, हमने एक मेटल सरफेस लिया, उस पे हमने इस लाइट को फॉल किया, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस मेटल प्लेट से उनका एमिशन हो रहा होगा। उस मेटल प्लेट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन मतलब वो निकल रहे होंगे उस मेटल प्लेट से। तो अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊं तो देख सकते हो, मान लो ये यहाँ पे मेटल प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे हमारी लाइट रेज आई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, और यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे उनका एमिशन हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के नाम से। बट अगर मैं बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेम मतलब एक तरीके से यही कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि भाई एक स्मॉल वेवलेंथ की लाइट है जो कि इंसिडेंट करी गई है वही सेम मेटल सरफेस पे। अगर मैं मेटल सरफेस की बात करूँ और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, ठीक है, उस मेटल प्लेट से, तो उसको मैं कहता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब एक लाइट है स्मॉल वेवलेंथ की, वो यहाँ पे मेटल प्लेट पे आई और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ, इसको कहता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एजेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोलता हूँ, उनको मैं नाम देता हूँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई हो। अब हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड वर्ड अगर आपने इंग्लिश में अगर आपको पता हो तो बहुत ही एक कॉमन वर्ड है। तो भाई क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? क्या है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसी कौन सी ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि आप इंसिडेंट करो किसी भी यहाँ पे सरफेस पर, जिसके नीचे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ना हो पाए। मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर आप इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हो तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं हो रहा है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम बार है, इतनी फ्रीक्वेंसी तो करनी ही पड़ेगी जब यहाँ पे इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो उस टाइप की फ्रीक्वेंसी को कहता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, बट वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट मेटल्स के लिए। और व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? यहाँ पे मिनिमम नहीं होता, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कर देना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन में। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जिसके ऊपर आपका कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। इस मैक्सिमम वेवलेंथ के ऊपर आपका नहीं हो पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन उस मेटल सरफेस से। इसको कहते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई हो। एंड व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात करने वाले हैं वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी की। तो अभी हमने दो चीज़ों की थ्रेशोल्ड वाली बात कर ली थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमें बात करने वाला हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, जिसमें भी इसका हम सिंबल लेते हैं। तो ये मिनिमम एनर्जी है ऑफ अ इंसिडेंट फोटोन बिलो विच नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल। वही बात है कि भाई मिनिमम एनर्जी है कि भाई इसके नीचे अगर आप एनर्जी अप्लाई करते हो तो वहाँ पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। वही सेम बात है जो हमने पढ़ी थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक। अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, बहुत आसान होता है। फाई इज इक्वल्स टू एच फ्रीक्वेंसी नॉट, वेवलेंथ के टर्म्स में होता है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपका फाई का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो भाई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था हमारा लिनार्ड चाचा जी ने, और इन्होंने कुछ यहाँ पे लॉज दी थी अपनी, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो रेट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो रेट है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, कि भाई लाइट की इंटेंसिटी क्या है उस पर हमारा रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। बट यहाँ पे किस किस चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर एनर्जी, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है हमारा पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी पे नहीं करता। ठीक है, इनके लॉ के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी से उन्होंने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोला है कि भाई काइनेटिक एनर्जी है जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही होती है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर। तो मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो एमिट किया गया है, मतलब जो इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उस इलेक्ट्रॉन की जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो कि मेटल सर्फेस पे पड़ रही है, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। बट यहाँ पे अगर हम सेम केस में वेवलेंथ को यहाँ पे अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको मैंने बताया वही चीज़ सेम लिखी होगी। ठीक है, जो तो हमने टर्म्स पढ़ी थी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती हैं? फोटो सेंसिटिव नेचर पे डिपेंड करती है ऑफ द मेटल पे, भाई नेचर कैसा है मेटल का। एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि एक थोड़ा क्विक फैक्ट टाइप का भी टर्म है, मतलब एक अच्छी नॉलेज है आप लोग के लिए, कि जो टाइम लैग होता है, मतलब जैसे ही आपका जो इंसिडेंट लाइट है वो मेटल सरफेस पड़ी और जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, इसके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होता, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। जैसे ही पड़ा यहाँ पे इंसिडेंट लाइट, उसी के समय तुरंत यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो मतलब नो टाइम लैग बिटवीन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंस ऑफ द फोटोन। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आइंस्टीन इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, भाई यहाँ पे क्या क्या मेन इक्वेशंस हैं। भाई यहाँ पे आइंस्टीन जैसे हमारे कहते हैं कि भाई जो भी फोटोन है इंसिडेंट लाइट का, वो मेनली इंटरेक्ट करता है यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन के साथ। भाई अगर इंसिडेंट लाइट मेटल पे पड़ रही है तो उसके इलेक्ट्रॉन के साथ डेफिनेटली इंटरेक्ट करेगा जो फोटोन होगा इंसिडेंट लाइट का। तो वहाँ पे मेनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, जो मेनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा वो दो तरीके से होगा। भाई वो दो तरीके क्या है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उस एनर्जी ऑफ द फोटोन का जो इंसिडेंट लाइट का है, वो यहाँ पे यूजअप हो जाता है किसके लिए? आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो अट्रैक्शन है, उनके जो अट्रैक्शन फोर्सेस है उससे छुड़ाने के लिए। तो मतलब एक अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मुझे इजेक्ट कराना है यहाँ से, तो इस इलेक्ट्रॉन के आसपास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको बड़ा तेजी से खींच के इसको अपनी तरफ बिल्कुल अट्रैक्टेड रख रहे होंगे। तो आधी एनर्जी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनर्जी जो होता है वो तो भाई इसको यहाँ पे आसपास के फोर्सेस से निकालने में यूज़ हो जाता है, कि भाई आसपास के फोर्सेस जो आसपास खींच रखा है उन हाथों को हटाने के लिए, काटने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो बची हुई यहाँ पे हमारी एनर्जी बची, वो मेनली काइनेटिक एनर्जी की तरह एक्ट करता है उस जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी। ठीक है, समझ गए? तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे न्यू को यहाँ पे मान लिया इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, और मैंने मान लिया इसकी मिनिमम एनर्जी को, मैंने मिनिमम एनर्जी मान लिया, और यहाँ पे जो मैंने ई के माना है मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आएगी वो बहुत प्यार निकल के आएगी, एच न्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस ई के। आई होप कि आपको इक्वेशन समझ में आ गई हो, और ये इक्वेशन आपको मन में बसा लेनी है कि मेनली ये जो होता है ये होता है मेरा वर्क फंक्शन। क्या होता है? वो वर्क फंक्शन होता है। ई के क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप कि आपको इक्वेशन समझ में आ गई हो। ऑब्वियसली बात है, जो जितनी भी हमने पढ़ी ये सब जो डिपेंड हो रहे होंगे वो डिपेंड हो रहे होंगे नेचर ऑफ द मेटल पे, और इस इक्वेशन को कहते हैं हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर मेरी न्यू नॉट मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो बनता है ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अगर आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कोई पूछ ले जिसमें मेरी न्यू नॉट दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो आपको डायरेक्टली आप ई मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली वी मैक्स निकालना चाहो यहाँ से, तो वी मैक्स का वैल्यू आपका ये आ जाता है √2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन एम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी मैक्स की वैल्यू पूछ लेता है। मेनली क्या होता है ना, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर पता है ना, वो वैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसको इसके इक्वेट करो, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा √2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन एम। ठीक है, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यू ऑल पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, न्यू नॉट क्या है ऑलरेडी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा का इंसिडेंट वेवलेंथ सब आपको पता है। नॉट आ जाए तो मतलब थ्रेशोल्ड आ जाता है इस केस में। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सबसे पहले बात करूँगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भाई किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ उस चीज़ को, कि वो क्वांटिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, वो क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी है जो कि मेनली आपकी नॉर्मली यहाँ पे आपकी पड़ रही है किसी भी यूनिट सरफेस एरिया पे इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, वो क्वांटिटी ऑफ लाइट जो कि यूनिट सरफेस एरिया पे इन यूनिट टाइम पड़ रही है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन ए डॉट टी, वे आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसकी यूनिट यहाँ पे दे रखी है। ई इज द टोटल एनर्जी इंसिडेंट, टोटल इंसिडेंट एनर्जी हम ई से डिनोट करते हैं। तो आपने एस सी बाय लैम्डा बहुत जगह पढ़ा होगा, तो यही हमारी ई होती है, दैट इज टोटल एनर्जी। इसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर ऑफ फोटॉन्स है, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो इसलिए हमारी ई जो बन जाती है वो बन जाती है एन एस सी बाय लैम्डा। आपको पता है सी बाय लैम्डा क्या होता है? न्यू होता है, तो मतलब ई इज इक्वल्स टू
NH न्यू भी हम इसको लिख सकते हो। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई। देखो न्यू है, इसी को हमने SC/λ की तरह उसमें कर दिया, तो आपका बन गया NSC/λ। तो एनर्जी आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है। दूसरा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल होती है वो सैचुरेशन ऑफ द करंट, सैचुरेशन करंट के यहाँ पे प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, अगर मैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की बात करूँ वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² से। और अगर मान लो लाइन सोर्स ऑफ लाइट की बात करूँ, बहुत सारे यहाँ पे सोर्स है, लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सिर्फ R से। R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइट सोर्स से डिस्टेंस है उस पॉइंट का, उसको हमने यहाँ पे R डिनोट किया है। तो अगर सिंगल पॉइंट की बात करूँ उसके लिए मैं बात करूँ इंटेंसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/R² से, ठीक है, R² से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लाइन सोर्स की तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/R के। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक अच्छा टर्म है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, नाम से पता लग रहा है भाई स्टॉप कर रहा है, तो भाई क्या है, एनोड पोटेंशियल का वो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड है, किस टाइप का, वो क्या कर रहा है मेनली, वो स्टॉप कर रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन को विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिससे वो एनोड तक ना पहुंचे। मेनली स्टॉप कर रहा है यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन को एनोड तक पहुंचने से, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड है एनोड पोटेंशियल का, उसको कहते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमें ऑलरेडी पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, H न्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से, तो मान लो यहाँ पे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल माना है V0। तो अगर मैं यहाँ से V0 निकालना चाहूँ तो V0 का फॉर्मूला होता है H/E न्यू माइनस वर्क फंक्शन अपॉन E। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल का। आप बेसिकली इस वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से अगर आपको डायरेक्टली कुछ याद करना है फॉर्मूला तो आपका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, मेटल A मेटल B दे रखा है, मान लो ये थीटा है यहाँ से एंगल, तो अगर यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमेशा H/E आती है, याद रखना। कभी कभी पूछ लेते हैं डिफरेंट मेटल्स की, यहाँ पे आपको सेम ग्राफ दे देंगे क्वेश्चन में, दो अलग अलग थीटा दे रखे होंगे, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपके कुछ मैंने ग्राफ्स दे रखे हैं डायरेक्टली, जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फटाफट से इनको देख सकते हो। मेनली अगर आप इनको देख के जाओगे समझना तो देखो दूर की बात है, अगर आप इनको देख के जाओगे तो आप डायरेक्टली इसी क्वेश्चन में आएगा, फटाफट सॉल्व कर सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का दे रखा है, सिमिलरली यहाँ पे सैचुरेटेड करंट इंटेंसिटी का दे रखा है, डायरेक्टली यहाँ पे बनता है 0 से लेकर बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमारा ग्राफ होता है वही बनना है करंट और इंटेंसिटी के बीच में। पोटेंशियल और करंट के बीच में देख सकते हो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन वाला पूछा जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव में चला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, माइनस आप V0 देख सकते हो वोल्टेज, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे 3 टाइप की इंटेंसिटी दे रखी है आपकी, ठीक है, I1 I2 I3। आपको सीधे दिख रहा है कि भाई I3 की इंटेंसिटी बड़ी है, फिर I2 की है, फिर I1 की है, तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, I1 छोटा, फिर I2, फिर I3, बट इन तीनों इंटेंसिटीज़ का आप स्टॉपिंग पोटेंशियल देख सकते हो सेम है, माइनस V0। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, सबका सेम है, चाहे कितनी बड़ी हो इंटेंसिटी, चाहे I3 सबसे बड़ी हो चाहे I1 सबसे छोटी हो, पोटेंशियल एक ही जगह है सबका, स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस V0। देख रहे हो ये रहा पॉइंट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल का देख सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट देख सकते हो यहाँ पे 3 टाइप की फ्रीक्वेंसीज रखी हैं हमारी, तो मान लो ये सब एक जगह जाके यहाँ पे मीट कर रहे हैं। मैंने रिटार्टेड पोटेंशियल और करंट के बीच का एक तरीके से ग्राफ दिखा रखा है, एक बार इनको फटाफट से एक बार देख लो, नजर जरूर मार के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। तो यहाँ पे भाई मेनली आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या आपको समझने को मिला कि भाई जो लाइट है वो क्वांटम मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी हुई है, जिनकी जो एनर्जी होती है वो H न्यू है। तो ये लाइट जो होती है बहुत छोटे छोटे पैकेट्स की एक फॉर्मेशन है, ठीक है, क्वांटा जिसे बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी की वैल्यू है वो H न्यू, SC/λ ये बोल सकते हो इसको, न्यू की जगह C/λ लगा दो। और हर एक फोटोन के पास उसकी एनर्जी एंड मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होगा, H न्यू अपॉन C। मोमेंटम का फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है H न्यू अपॉन C, ठीक है। एनर्जी का आपको ऑलरेडी पता है H न्यू होता है, HC/λ भी इसको लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट वही सेम फॉर्मूला देख सकते हो, ये रहा मोमेंटम का, ये एनर्जी का, ये रहा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स के बारे में। तो भाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो इस हाइपोथेसिस को हम समझते हैं। पहली इनकी जो यहाँ पे पहला पॉइंट इस हाइपोथेसिस में वो ये है, पूरा यूनिवर्स है वो कंसिस्ट करता है मेरा मैटर एंड रेडिएशन। पूरा यूनिवर्स सिर्फ कंसिस्ट करता है मैटर को और रेडिएशन को। तो पहला इनका हाइपोथेसिस ये है, पढ़ना जाओ तो पढ़ सकते हो, कभी कभी ये आ जाता है कि थ्योरी में मतलब MCQs में आ जाता है कि इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस नहीं है, तो एक बार नजर मार के जाओगे जब भी समझ पाओगे, वरना खुद ही बनानी पड़ेगी। भाई क्या बोला होगा डी ब्रोगली चचा ने, तो मैं बता रहा हूँ, एक बार नजर बस सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला जैसे रेडिएशन का डुअल नेचर होता है वैसे ही मैटर का भी डुअल नेचर होना चाहिए, क्योंकि नेचर जो होता है वो सिमेट्री को प्यार करता है, तो भाई सिमेट्री होनी चाहिए हर चीज में। तो अगर भाई रेडिएशन में डुअल नेचर है तो डेफिनेटली मैटर में भी डुअल नेचर होगा। तो यहाँ से इन्होंने निकाला वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। तो भाई वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स क्या होगी, निकालिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन P। P क्या होता है, मोमेंटम होता है M इंटू V, तो H अपॉन M भी हो गया यहाँ पे। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट तो उसको क्या होगा, V जो होगा वो जीरो का, डेफिनेटली बात है, वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, तो यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, लैम्डा मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 अपॉन V तो जीरो हो गया, तो मतलब 1 अपॉन जीरो क्या होता है, दैट इज इन्फिनिटी। तो मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे V इसकी जीरो हो गई, तो अगर आप इसके फॉर्मूले पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तो आपकी जो लैम्डा आ जाएगी वो आ जाएगी
इन्फिनिटी, मतलब मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द बॉडीज एट रेस्ट। तो मतलब मैटर वेव्स का कोई ताल्लुक नहीं है, वो एसोसिएटेड नहीं है उन बॉडीज के साथ जो कि रेस्ट पे होती हैं। और यहाँ से अगर मास का फॉर्मूला निकालना चाहो तो मास का फॉर्मूला ये निकल के आता है, और लैम्डा वाले फॉर्मूले में पुट डेफिनेटली कर रहे होते हो तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है बड़ा सा। तो अगर आप ये दो फॉर्मूले अगर आपको देखने हैं तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा आप इसको रीड करो एक बार, बस एक बार नज़र मार के जाना है। क्या नज़र मार कर जाना है, मार कर जाना है, ठीक है, बस नज़र मार के जाओ एक बार इसको। मैंने आपको हाइपोथेसिस के एक उसका हाइपोथेसिस का पार्ट से पहले वाला फॉर्मूला डेफिनेटली देख लेना, ये बार नज़र मारने तो मार लो, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी वाला डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना पड़ेगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मटेरियल पार्टिकल की बात करूँ तो क्या निकल के आएगी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन √2m_e, बहुत इंपॉर्टेंट, √2m_e, ई क्या है एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ। ऊपर वाले डेफिनेटली रीड करो, बट ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट देखना। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से डेफिनेटली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जो चैप्टर है फॉर्मूला, अब जो मॉडर्न फिजिक्स आ रही है ये पूरा आपका फॉर्मुलेस पे बेस्ड है। तो फॉर्मुलेस नहीं पता होगा, थ्योरी वाले क्वेश्चन कुछ आएंगे बन जाएंगे, बट फॉर्मुले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद करने पड़ेंगे। तो अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ जिनका मास यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, तो जो लैम्डा निकल के आती है वो निकल के आती है h/√2m⁴v। तो यहाँ से अगर मेनली आप एक आपको मैं फॉर्मूला बताऊं कि आपको पता होना चाहिए लैम्डा का, तो वो होना चाहिए यहाँ पे 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए आपका वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वी के टर्म्स में होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे वी क्या होता है, वी हमारा पोटेंशियल होता है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, जो कि किसी पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं वेवलेंथ लैम्डा निकालना चाहूँ, उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 150.6/λ²। हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल ली, हमने पोटेंशियल की भी क्या होता है। फॉर प्रोटॉन्स आपका यहाँ पे प्रोटॉन्स के लिए मास दे रखा हुआ है, यहाँ से इनकी भी लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसी सिमिलरली अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए जैसे न्यूट्रॉन्स हो गए, उसकी भी आपकी वैल्यू ये वाली हो जाती है। तो ये फॉर्मुलेज है, एक तरीके से कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है। जब इनकी वैल्यूज पुट करते हो ना, जैसे न्यूट्रॉन की आपने मास की वैल्यू पुट करी, तो वो आप जब फॉर्मूला निकालोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूँ या फिर न्यूट्रॉन्स की बात करूँ या फिर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, सबके आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं हमारे नोट्स के अंदर। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको साइड में लिखना चाहो लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये नोट्स अगर आप एक्सेस कर सकते हो रिवीजन के लिए तो वो कोई दिक्कत नहीं, उसका प्रोसेस जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। फॉर गैस मॉलिक्यूल्स हमने RMS वैल्यू, हमने RMS पढ़ा है ना, हमने RMS पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ हमने स्पीड पढ़ी थी, आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ा है, इसमें ही पढ़ा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, थर्मोडायनेमिक्स देखना उसमें पढ़ा है, KTG में पढ़ा है, KTG में पढ़ा है, ठीक है। तो उसके लिए गैस मॉलिक्यूल्स के लिए लैम्डा क्या है, h/m⁴ RMS, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल से टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हमारी एनर्जी क्या आती है 3/2 kT, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 3/2 kT, ये हमारी एनर्जी आती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्या हमारी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की 3/2 kT। ये तो मैंने KTG में पढ़ा है शायद, वो वहाँ भी देख लेना कोई जाके, कोई दिक्कत है नहीं। सिमिलरली अगर आपको एनर्जी पता लग गई तो वैसे लैम्डा भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लैम्डा की वैल्यू जो आ जाती है वो निकल के थी h/√3m kT, ठीक है। तो जैसी एनर्जी पता लग जाती है तो आप लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ से। तो भाई यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, ये देखो ऐसा टॉपिक है बहुत मिनिमम, बहुत ही ज़्यादा रेयर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बट मैंने जस्ट इसको ऐड कर रखा है। इतनी सारी थ्योरी लिख रखी है, एक्सपेरिमेंट पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं लगता कि इस वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे डीपली समझाऊँ। बट आपको यहाँ पे मैं डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट करा था, जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स को यहाँ पे यूज़ किया था, और यहाँ से जो मेन फॉर्मूला इनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको प्रोड्यूस किया जाता है और एक्सीलरेट किया जाता है, जिससे वो फिर उनको बॉम्बार्ड किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टारगेट पे, ठीक है। और यहाँ पे जो उनका मेन फॉर्मूला निकल के आता है, अगर आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट से अगर आपको एक चीज़ निकालनी, क्योंकि इसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी लगती है, आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, इंटरफेरेंस वगैरह, क्योंकि 12th का टॉपिक है। तो यहाँ से अगर आपको एक फॉर्मूला निकालना है तो वो बनता है ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग, लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin phi/n। तो ये आप फॉर्मूला एक बार अपने माइंड में रख सकते हो पढ़ने के लिए, जिसमें d जो होता है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, फाई जो होता है वो स्कैटरिंग एंगल होता है, एन जो होता है वो ऑर्डर होता है। अगर मैं बात करूँ निकल के लिए, तो निकल के लिए जो डी होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है 0.215 नैनोमीटर्स। तो अगर यहाँ पे ऐसा वेवलेंथ की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो लगभग आ जाती है 1.65 एंगस्ट्रॉम के अराउंड, ठीक है। तो ये एक टाइप के एक फॉर्मूला है, अगर आपको डेफिनेटली देखना हो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत लेस चांसेस हैं कि इस वाले टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन आए,
ठीक है, बट अगर मैंने फिर भी डाल दिया भाई, मैं क्यों आपको ऐसी कोई चीज़ छोड़ूँ, है ना, जो अगर आप बाद में कहो कि भाई इससे क्वेश्चन आ गए, तो मैं इसलिए मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट डाल दिया है। तो ये फॉर्मूला आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस चैप्टर में इसके अलावा मुझे डेफिनेटली कोई बात और चीज़ नहीं लगी। बाकी जो मैंने फॉर्मुलेज बताया वो डेफिनेटली कर लो, फॉर्मुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। फॉर्मुलेज नहीं करके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्मुलेज की लिख लो, जितनी बार प्रैक्टिस कर सको उतनी बार प्रैक्टिस करो। वेवलेंथ के फॉर्मुले, एनर्जी के, फ्रीक्वेंसी के, बहुत सारी चीज़ फॉर्मुलेज हैं, फटाफट से इनको एक बार देख लो। आई होप कि अगर आपको चैप्टर डेफिनेटली पसंद आया हो। एंड इसके जो नोट्स हैं आपको पता है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट क्या अभी बन रही है, थोड़ा काम उस पर वर्क चल रहा है, तो जैसे ही वेबसाइट का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में पिन कर दूंगा। वो जो अपडेट्स है ना वो सब टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो वेबसाइट का बहुत जल्दी आपका काम होने वाला है, चिंता मत करो। और बाकी एंड्रॉइड यूजर्स जो हैं अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हो, आप हमारे इंग्लिश वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आप कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हो नोट्स को। अगर वेबसाइट चलने दो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ना एंड्रॉइड वालों को ना आईफोन वालों को। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। विद दैट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, स्टे गुड बाय बाय।